हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ आपको डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है पिछले टाइट्रेशन से कि हमने यहाँ पर वीक एसिड ले रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर। तो ये चेंज होने की वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस आए और इसके टाइट्रेशन कर्व में क्या चेंज आएंगे, इन सब बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज NaOH, और एक हमारे पास वीक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन रखा है सोल्यूशंस का, राइट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को, या फिर इसको HA से रिप्रेजेंट कर दीजिए, जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ ऐड करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो वहां पर जो H आयंस होते हैं उनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व शार्प हमारा किस पे आ रहा था, 7 पे आ रहा था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। अब यहाँ इस ग्राफ में, सॉरी इस केस में जहां पर हम वीक एसिड ले रहे हैं, वहां क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसका डिसोसिएशन, कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड का, CH3COH का। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम ये इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जैसे हमने इसका सोल्यूशन बनाया, एक्वस सोल्यूशन सिट्रिक एसिड का, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन मिला हमें और इस एसिड के आयंस मिल गए, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इस चीज़ को हमें यूज़ करना है आगे, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, तो हमें इतनी सारी चीज़ें इसमें काउंट ही नहीं करना पड़ती। सिंपली हम कंसंट्रेशन निकालते कि H आयन का अपनी pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H आयन के हेल्प से, जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस में किया था, वैसा करते और प्लॉट कर देते ग्राफ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास वीक एसिड है तो डिसोसिएशन इतना अच्छा है नहीं, तो इसी इनिशियली हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ H आयन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करते हुए, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज़ करते हुए कोई फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि हम नंबर ऑफ H आयन कैलकुलेट कर पाए, देन हम उसका pH कैलकुलेट करें, उसके बाद हम उसे ग्राफ में प्लॉट करें। तो सबसे पहला हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमने सबसे पहले एक ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल NaOH है। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, इसमें 0.1 नॉर्मल हमारे पास एसिटिक एसिड है। अच्छा, इसको 50 ml की जगह इसको हम 100 ml लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 100 ml मान लीजिए, 100 ml हमने एसिटिक एसिड इसमें ले लिया है। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ। यहाँ पर हमने एक भी ड्रॉप अभी NaOH की इसमें ऐड नहीं की है, ठीक है। सिंपल आपका ये जो फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, इसका हमें pH कैलकुलेट करना है और इनिशियली हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने जब 1 नॉर्मल HCl बनाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन बनाया था, तो हमारा pH क्या, 0 आया था। तो आपको याद होगा जो हमारा जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था वो 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ गया था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कुछ और pH कैलकुलेट
हम करके भी देखेंगे कितना पीएच आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इनिशियल सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इनिशियल इसमें जो एच आयंस का कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, ड्यू टू लेस डिसोसिएशन। ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन कह सकते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से नंबर ऑफ जो एच आयंस है उनका कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में पहले से ही बहुत कम है। ठीक है, तो इनिशियली हम उसका पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है। जिस समय हमारे पास सिर्फ क्या है, एसिड है फ्लास्क के अंदर, ठीक है, तो उस समय हमने अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, एक भी ड्रॉप हमने NaOH इसमें ऐड नहीं किया है। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ एच आयन निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है H प्लस आयंस कंसंट्रेशन उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या ले रखा है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ एच आयन कितना आता है, अंडर रूट ऑफ Ka कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन है हमारा 0.1। ठीक है, इसका अंडर रूट लेना है, तो ये आ गया आपका 0.00134। अब हमें क्या करना है, एच आयन कंसंट्रेशन हमारे पास है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, और यहाँ पे भी नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वैल्यू जो भी आपकी आई थी। ठीक है, 3 4। तो अब नेगेटिव लॉग एच आयन इक्वल्स टू क्या होता है, पीएच होता है, और माइनस लॉग इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी हमने वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर आया है 2.87। ठीक है, ऐसे पुट कर देंगे 2.87, यानी कि इनिशियली जो हमारा पीएच है वो 0 से कुछ ज़्यादा है, हायर साइड पे है, दैट इज 2.87। तो इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, किस किस के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पीएच ऑन द वाई एक्सिस हमने रखी हुई है, और ml ऑफ NaOH जो भी हम ऐड करेंगे, या फिर टाइट्रेंट कह सकते हैं, ml ऑफ टाइट्रेंट जो हमने ऐड करना है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक भी ml NaOH का ऐड नहीं किया है, इसीलिए हम सिंपल प्लॉट कहाँ करेंगे, इस वाले पीएच को 0.287 पे कहीं हमने प्लॉट कर दिया, ऐसे पॉइंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, हमने इस टाइप ब्यूरेट में से कुछ अमाउंट ऑफ NaOH इसमें ऐड करना स्टार्ट किया, मतलब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट जहां पर हमने टाइट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। अब हमें देखना यह है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हो क्या रहा है। अब हमें याद आ जाना चाहिए वो टाइम जब हमने बफर पढ़े थे। ठीक है, तो बफर में हम क्या देख रहे थे, अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बफर बनाए तो वो कैसे बनता है, ग्रेजुअली उसमें हम ऐड करते जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, और एक टाइम आएगा कि हमारा जो टाइट्रेंट है उसकी वजह से हमारा जो नीचे टाइट्रेंट हमने ले रखा है उसमें क्या हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारा टाइट्रेशन कर्व होता है बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, एकदम शार्प इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो हमने क्या किया, वीक एसिड जो है हमारे पास उसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस को OH से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमें मिल रहा है वाटर प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, COO नेगेटिव से इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, बिकॉज हो क्या रहा है, यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है। एक तो क्या है, पहली रिएक्शन ये हो रही है कि CH3COOH कन्वर्ट हो रहा है आपका, जिस समय पर आपके एच आयन डिसोसिएट हो रहे हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं CH3COO नेगेटिव। दूसरा क्या होता है, जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा सॉल्ट बना है वीक एसिड का CH3COONA, ये भी क्या होता है, रिवर्स, मतलब इसका डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉरी, यहाँ पर ये
अपने सोडियम आयंस प्लस CH3COO नेगेटिव आयंस दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। अब हमें याद आ जाना चाहिए ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, जहां पर कोई भी वीक एसिड की हम बात कर रहे हैं, बफर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें ऐसी रिएक्शंस का पीएच कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी रिएक्शन, कौन सी इक्वेशन को यूज करके हम उसको कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेंडरसन एंड हैंसेलबैक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारी जो पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन, उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारी हेंडरसन एंड हैसेलबैक इक्वेशन हो गई है ये, दैट इज, इसको लिख लेंगे pH इक्वल्स टू pKa, यानी pKa क्या हो गया, अभी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देख रहे थे ना, माइनस लॉग ऑफ Ka इज pKa, ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ सॉल्ट एंड एसिड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस अलग अलग कंसंट्रेशंस, अलग अलग सॉल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन हर स्टेप पे कैलकुलेट करना पड़ेगी। जैसे कि हमने 1 ml अगर हमने उसमें NaOH डाल दिया है टाइट्रेंट इसके अंदर, तब हम देखेंगे कि कितना सॉल्ट बचा और कितना एसिड बचा, ठीक है। जैसे कि हमने 1 ml ऐड किया तो यहाँ क्या हुआ होगा, जो पूरा हमारा सोल्यूशन है वो 101 ml का सोल्यूशन हो गया होगा और उसमें कुछ सॉल्ट बना होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ होगा, NaOH के केस में यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन कम हुआ होगा NaOH का, यानी 1 ml कम हुआ होगा, कंसंट्रेशन नहीं सॉरी, वॉल्यूम कम हुआ होगा, तो यहाँ 1 ml कम हुआ होगा टोटल में से, ठीक है। तो फाइनली सॉल्ट कितना बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो जितना गिर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जितना हमने ऐड किया है इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें इसके पीएच से मतलब है हर बार, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है कितना सॉल्ट बना और कितना एसिड जो है वो कम हो गया है। ये चीज हम कैलकुलेट कर करके हर स्टेप पे देख लेंगे जब तक हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट पे हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो जब हमने 1 ml फॉर एग्जाम्पल NaOH को ऐड कर दिया तो उस समय पर कितना हमारा सॉल्ट बना और कितना कंसंट्रेशन एसिड का बचा हुआ है, ये हम कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे। तो उस समय का हमें पीएच पता चल जाएगा कि कितना उस टाइम पर पीएच बचा हुआ है, तो उस वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो अगर हमें यहाँ पर 1 ml NaOH डालने के बाद सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन पता करनी है, तो क्या करते हैं, अच्छा 1 ml हमने ऐड करा है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया नीचे कॉनिकल फ्लास्क पे 101, 100 ml से स्टार्ट किया था ना हमने, इनटू इसका कंसंट्रेशन कि जहाँ कितना हमने एसिड वो सॉरी बेस लिया और राइट। तो ये आ जाता है लगभग हमारा 0.009। ऐसे ही अगर हमें एसिड का कंसंट्रेशन पता करना है तो जब हमने 1 ml ऑफ एसिड सॉरी NaOH को डाल दिया है तो हमारे पास 1 ml एसिड जो था यूटिलाइज हो गया, यानी 1 इक्विवेलेंट तो सॉल्ट ही बन गया था यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट हमने सॉल्ट बना दिया है, यानी कि हमारे पास कितना एसिड अब बचा हुआ है, 99 इक्विवेलेंट एसिड हमारे पास बचा हुआ है। इस पूरे टोटल 101 ml के सोल्यूशन में 99 इक्विवेलेंट एसिड बचा हुआ है, जिसकी नॉर्मेलिटी, जिसके स्ट्रेंथ जो है, कंसंट्रेशन जो है 0.1 है। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 0.098, ठीक है। सॉरी ये 990 आएगा, सॉरी 0009, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन आ गई है। अब हम चाहें तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पर, pKa कैलकुलेट कैसे करना है पता है आपको। Ka की वैल्यू थी कितनी, 1.8 इंटू 10⁻⁵ माइनस लॉग लेंगे दोनों साइड, माइनस लॉग Ka इक्वल्स टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁵ सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग Ka इक्वल्स टू pKa होता है
तो ये आपका आ जाता है करीब 4.7 के अराउंड, 74। ठीक है, तो इतना पीके आ जाता है। तो इस पीके को हम यहाँ पर ऐड करते पुट करेंगे, और जो भी हम कंसंट्रेशन जिस भी जितने ml डाल के हम निकाल रहे हैं उसको पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ 1 ml हमने ऐड किया था, तो जब हम इसका फाइनल pH निकालने जा रहे हैं तो ये लगभग फिर से 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ रहा है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आया हमारे ग्राफ में वो नहीं आया। तो 1 ml पे बहुत डिफरेंस नहीं आया है, जिस मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं सीधे 50 ml हमने NaOH ऐड कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 50 ml ऑफ NaOH ऐड करा है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा इक्विवेलेंट सॉल्ट बना, 100 ml हमने शुरू में लिया था ना, तो हमारा इक्विवेलेंट सॉल्ट जो है 50 के अराउंड बनेगा। और जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारे कॉनिकल फ्लास्क का, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, अब इसमें 50 ml ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो 50 ml और ऐड कर देंगे, 100 पहले से ही था, हमने 50 ऐड करा है एक साथ। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये 150 ml हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो टोटल वॉल्यूम इस समय हमारा कितना है, जब हमने 50 ml ऑफ NaOH तक ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम 150 हो जाता है। इक्विवेलेंट सॉल्ट कितना बनेगा, 50, और एसिड कितना बचा हुआ है, वो भी 50 इक्विवेलेंट ही बचा हुआ है। ठीक है, तो 0.1 इसका कंसंट्रेशन हो गया। तो अगर हम इसके दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है ये 0.0333 समथिंग आ जाएगा। ये भी सेम आ जाता है 0.0333। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका pH इस लेवल पे निकालें, यानी कि हाफ ऑफ द वे हम पहुंच गए लगभग। ठीक है, तो 50 ml ऐड करने पर हम जो pH निकालेंगे, pK हमारा कितना है 4.74 प्लस लॉग 0.0333 ऑन 0.0333। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों इस टाइम पर बराबर हैं। तो log 1 क्या है, ये इसको हम लिख सकते हैं 4.74 प्लस log 1, और हमें पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी pH इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास, 4.74। यानी जब हमने 50 ml ऑफ NaOH ऐड कर दिया इसमें, तो हमारा जो pH आता है उस पॉइंट पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन की वजह से pH जो आता है 4.74 आता है। अब इसे हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो 4.74 को हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। 50 ml हमने NaOH ऐड किया है, उस टाइम पर 4.74 हम लगभग यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं इसे। ठीक है, कितना pH हो गया। अब क्या हो रहा है, सीधे से हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ NaOH को हमें यूज करके देखना है कि क्या होता है। अब कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास, तो अब हम पहुंच गए हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि थर्ड पॉइंट पे। पिछले 2 पॉइंट्स में तो पहले हमने देखा कि हमने कैलकुलेट किया कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। ठीक है, जो कि जहाँ तक हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया था, तो हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया कि एच आयन विल बी कैलकुलेटेड बाय √KAC। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक इक्वेशन की हेल्प ली, जो कि हम बफर्स का pH कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, हैंडरसन एंड हेसलबैक इक्वेशन, उसकी हेल्प ली। अब हम तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ अच्छा 2 पॉइंट हो गए, एक बफर का पॉइंट हो गया, और एक पहला पॉइंट में हमने ये भी देखा था कि हमारे जो नंबर ऑफ एचाइन्स हैं वो डिसोसिएशन कम होने की वजह से कम मिल रहे हैं। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट अब हमारे पास ये आ रहा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हम जब बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि शार्प हमारे पास 7 के आसपास बन तो एस कर्व ही रहा था। सॉरी, यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन शार्प एंड पॉइंट आ रहा था 7 पे, यहाँ हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एसीटेट बफर
बना रखा है, ठीक है, सोडियम एसीटेट बफर। तो जब हमने CH3COONA भी प्रेजेंट है हमारे सॉल्ट जो प्रेजेंट है, तो होता क्या है, इसका जो एंड पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उस पे होता क्या है कि आपका जो पीएच आता है ओरिजिनली, ठीक है, वो 7 से थोड़ा हाई की साइड आता है, बिकॉज ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होने की वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच आता है वो स्लाइटली हायर देन 7 होता है, बिकॉज ऑफ कि वो बेसिक साइड में शिफ्ट हो जाता है, बेस साइड में शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, हम एक और इक्वेशन का यूज करते हैं, जो कि है, इसमें अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, उसकी इक्वेशन नोट कर लेंगे। पीएच इक्वल्स टू हाफ PKW plus half PKA plus half log C, ठीक है, log ऑफ कंसंट्रेशन। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हुआ क्या था, वैसे इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा एसिड जो है वो खत्म हो चुका है। ये PKW पिक्चर में क्यों आया, कंसंट्रेशन चलो PKA चल रहा था क्योंकि एसिड की बात, वीक एसिड की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की भी बात हम कर रहे थे। यहाँ ये पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि पूरा का पूरा जो एसिड था वो कंज्यूम हो चुका है, और आपने रिएक्शन देखी थी, जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, सॉरी जस्ट CH3COOH प्लस NaOH रिएक्ट जब कर गया, एक मोल इसका एक मोल इसका, और हमारे पास आ गया है H2O प्लस सॉल्ट ऑफ CH3COONA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पूरा की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी जितना भी हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट था वो यूटिलाइज कर लिया है NaOH ने। तब ये हमारा PKW जो है वो पिक्चर में आया, ठीक है। तो अब हम इसका इस पॉइंट पे पीएच कैलकुलेट अगर हमें करना है तो हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। PKW क्या होता है, पीएच प्लस POH, ठीक है, दोनों को ऐड करके ये 14 आती है, ठीक है, प्लस हाफ PKA कितना आया था हमारा 4.74, याद होगा हमें, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो 4.74 आता है PKA माइनस लॉग ऑफ KA प्लस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितना है 0.1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो हमें मिल जाता है, ये हो जाएगा 7 प्लस 2.37 प्लस 1/2 लॉग 0.1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाती है लॉग 0.1 विल बी -1। तो फाइनली इसको फटाफट से कैलकुलेट करके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पीएच आता है वो आता है 8.87, ठीक है, यानी कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा प्रूव हो गया है, 8.87, ठीक है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ कहीं प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसका वैसे हम ग्राफ देखेंगे, अगर हमने एक एक ml करके ग्रेजुअली ऐड कर करके हम यहाँ पीएच कैलकुलेट करते तो हमें यहाँ पर और पॉइंट्स मिल जाते, ठीक है, यहाँ पर और पॉइंट्स मिलते जिससे हम इसको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एक्स्ट्रापोलेट मतलब सॉरी कर्व ड्रॉ कर देते, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर ये एस शेप ग्राफ ही मिल रहा है, बहुत सुंदर नहीं बन पाया मेरे हाथ से, बट अगर आप इसको नॉर्मली आप देखोगे तो एस शेप ग्राफ ही आपको मिल रहा है। यहाँ आपने देखा कि आप हाफ वे पे पहुंचे थे, ठीक है, यहाँ
जो pH था इक्वल्स टू pKa आया था आपका, और यहाँ जो है आपका सडन चेंज हुआ जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया, लेकिन जो आपका एंड पॉइंट आया वो स्लाइटली हायर देन 7 था, ठीक है, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका स्ट्रेट लाइन ये जो पोर्शन शो कर रहा है, उसका जो मिडिल पॉइंट है ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। इसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप जैसे ही 0.1 ml भी एक्स्ट्रा NaOH इसमें ऐड करते हो, तो वहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ OH आयंस, राइट। तो उसको भी हम उसी टाइप से जितना कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कैलकुलेट कर रहे थे, वही वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस अब बचा है, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ हम जब इसमें ऐड करेंगे तो उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इतना ज़्यादा करने की भी नीड नहीं है बिकॉज वी हैव पास दैट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो हमें इक्विवेलेंस पॉइंट पता चल गया है, नंबर ऑफ OH आयन हमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम जितना भी हमने ऐड किया होगा वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। करने के बाद हम उसको किस में रख देंगे, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है, ठीक है। तो जितना भी POH आएगा उस पॉइंट पर, यहाँ से हम रखना चाहें अगर, जितना भी pH प्लस POH निकल के आता है 14, ठीक है, तो जितना भी POH आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और pH निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट पे, जैसे कि 150 ml अगर ऐड कर दिया होगा तो कितना pH आ रहा होगा, तो उस समय पर हमें नंबर ऑफ POH आयन कैलकुलेट करके इसको कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट को हमने पास कर लिया है, दैट इज सफिशिएंट। और आफ्टर द टाइट्रेशन आप ये लाइन लिख सकते हो कि वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ OH आयन, देन उसके बाद हम उसे कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि हमारा जो pH है वो 12 से के बाद निकल चुका है और नंबर ऑफ OH आयन हमें मिलना शुरू हो गए हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, राइट। तो ये आपका सारा था अबाउट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के बारे में। कर्व इसका ऐसा बनता है, दो तीन पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इनिशियल pH हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H आयन जो है वो कम है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है वीक एसिड होने की वजह से, और हमारा pH स्लाइटली हायर साइड से स्टार्ट होता है इनिशियली। मिडवे में जाकर हम एक बफर अचीव करते हैं कंडीशन, इसीलिए हैंडरसन एंड हेसलबैक इक्वेशन की हेल्प से हम pH निकालते हैं। देन उसके बाद एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमने रिएक्शन देखी जहां पर हमारा सारा एसिड जो था वो यूटिलाइज हो गया था, ठीक है। pKw हमारे पिक्चर में आया था, इक्वेशन देखी थी हमने, और इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो हमें मिलेगा मोर देन 7, ठीक है। क्यों मिलेगा मोर देन 7? क्योंकि इसमें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, इसीलिए इसका जो pH आता है वो हायर देन 7 आता है बेसिक की साइड में, ठीक है, बेस की तरफ आता है। तो ये कुछ बातें जो है इसमें मेन है जिसको आपको पॉइंट आउट करना होगा डिस्क्राइब करते टाइम पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन को। एंड दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो प्लीज आस्क। तब तक के लिए इसको पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।